नमस्कार मित्रों, इन दिनों में चर्चा है भारत चीन की, लेकिन मैं आज इस प्रकरण के माध्यम से मैं भारत चीन के विवाद या सीमा विवाद पर टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं वहाँ पर पनपते हुए आक्रोश की बात करना चाहता हूँ। मित्रों, जहाँ दमन होगा, जहाँ आप लोहे की एक दीवार बना देंगे कि लोहे की दीवार के पार क्या है आपको दिखाई न दे, और जो दीवार के उस तरफ लोग हैं उनको इधर की दुनिया दिखाई न दे, आप ऐसी व्यवस्था को ज़्यादा लंबे दौर तक चला नहीं सकते। अब वहाँ से जो खबरें जो कुछ व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से और कुछ एक गुप्तचर संगठनों के माध्यम से जो छन कर आ रही हैं, वो खबरें इस बात को बताती हैं कि आक्रोश वहाँ के युवा वर्ग में निरंतर पनप रहा है। लेकिन वो आक्रोश वो नहीं है जो माओ के वक्त में जो क्रांति के नाम पर, रेवोल्यूशनरी सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर तियानमेन चौक में हुआ था, वो नहीं है। ये अलग किस्म का आक्रोश है। और इसमें ये है कि जो खबरें मिली हैं उनके मुताबिक चीन के बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारी स्थानों पर और संस्थानों में जो तलघर हैं, अर्थात नीचे जो बेसमेंट्स हैं, बेसमेंट्स में बाकायदा रैप भी होते हैं। म्यूज़िक की धुनों पर बहुत सारी बातें चलती हैं, गिटार बजाए जाते हैं और गिटार के प्रशिक्षण केंद्र हैं। और वो लोग गिटार के माध्यम से जो गीत गाते हैं उसमें आज़ादी की बात करते हैं। आज़ादी किससे, ये वो स्पष्ट नहीं कर सकते, इस वक्त वो स्थिति में नहीं है। लेकिन जाहिर है कि वो भी एक मुक्त समाज की परिकल्पना को लेकर चल रहे हैं कि ऐसे ज़िंदगी नहीं चल सकती जैसे हमारे देश के जो नायक हैं, महानायक हैं, वो चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। इसमें हमेशा ज़िंदगी में खुलेपन के लिए, खुली सांस के लिए, खुले विचारों के लिए कोई ना कोई जगह छोड़नी पड़ेगी। मित्रों, मुझे याद आ रहे हैं धर्मवीर भारती के अंधा युग की कुछ शुरुआती पंक्तियाँ, और मैं उनको भी दोहराना चाहूँगा। संदर्भ यही है कि टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा। जो दो प्रांत स्थिति के बारे में उन्होंने दिया था कि टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज़्यादा। ये रक्तपात अब कब समाप्त होना है, ये अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है, और दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। मित्रों, कहने का मकसद ये है कि जीवन सौंदर्य बोध से हटकर चल ही नहीं सकता। आज भी हम गौतम बुद्ध को भी याद करते हैं, और जब अफ़गानिस्तान की बात होती है, जब अफ़गानिस्तान के अंतर विरोधों की बात होती है, तालिबानों की बात होती है, तो साथ साथ बामियान बुद्धों की भी बात होती है। बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं को तोड़े जाने पर जो विश्व भर में जो आक्रोश फैला था, उसकी बात भी होती है। हम लोक संस्कृति से या सांस्कृतिक धाराओं से कटकर जी नहीं सकते। चीन वही चीन है जहाँ अतीत में बौद्ध भिक्षुओं के विहार भी थे, जहाँ वे लोग बैठकर भित्ति चित्रों पर भी अपना आलेख लिखे करते थे, और उसके बाद जो भोज पत्र थे उन पर भी उनके आलेख लिखे जाते थे, और संदेशों को आगे फैलाया जाता था, प्रसार होता था। और बाकायदा एक दर्शन शास्त्र, चीन के प्राचीन जो सांस्कृतिक जो विभूतियाँ हैं चीन की, उनके द्वारा एक दार्शनिक पक्ष का भी विवेचन हमारे सामने आया था। लेकिन कठिनाई यही है कि आज भी हमारी सोच जो है वो खुलकर विचार करने की ओर उन्मुख नहीं हो पा रही। हमारा देश इस मामले में बड़ा भाग्यशाली है। हमारे देश में अंतर विरोधों को खुली छूट है। यहाँ सत्ता तंत्र के भी विरुद्ध प्रचार चलता है, और सत्ता तंत्र की ओर से विपक्ष के विरुद्ध भी प्रचार चलता है। यहाँ लोकतंत्र इस माने में बेहद बलवती है कि यहाँ जो बात होती है वो दलील पर, तर्क पर आधारित होती है। और अगर कोई कुतार्किक बात भी होती है, कुतार्किक या तर्कों से विहीन माहौल भी बनता है, तो हमारे यहाँ सृजनशीलता जो है हमेशा मानवीय
दुर्बलताओं और मानवीय जो अंतर्द्वंद हैं, इनका पूरा का पूरा वो उनको व्यक्त करने का साधन बनकर जो सृजन की धाराएं हैं वो बिल्कुल बहती हैं। इसमें कहीं कोई दुराव, कहीं कोई ठहराव या कहीं कोई रुकावट बाधा नहीं आती। लेकिन मित्रों, साथ साथ हमें सचेत भी रहना है। सचेत इन मानों में कि बहुत सारी बातों में जब हम प्रगति की बात करते हैं, जब हम विकास की बात कर रहे हैं, तो प्रगति और विकास के उस रेले में बहुत सारे जीवन मूल्य कहीं हमसे पीछे छूट ना जाएं, इस बात के लिए हमें सिर्फ जागरूक रहना है। मैं जो संकेत कर रहा हूँ कि अभी संकेत ये मिले हैं कि कुछ जो प्रकाशन संस्थान हैं सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र के बड़े जो संस्थान हैं वो कारपोरेट रूप लेने का प्रयास कर रहे हैं। अब कारपोरेट रूप लेने का प्रयास जब प्रकाशन की संस्थाएं करेंगी, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हों चाहे निजी क्षेत्र में हों, तो मित्रों यही होगा कि उनका एकमात्र लक्ष्य यही होगा कि नए लोगों को जोड़ो, पुरानों को एक बार साइड पे रखो, हाशिए पर रखो, और नए लोगों को जोड़ने के साथ साथ ये आवश्यक नहीं है कि आपको अपने अस्तित्व के लिए पुराने लोगों की ही ज़रूरत पड़े। आपको नई पीढ़ी में ऐसी जो प्रतिभाएं हैं उनको आप आगे लाइए। इसमें संकट जो सबसे बड़ा ये है, जो संकट की स्थिति इसमें ये नहीं है कि नई पीढ़ी क्यों आगे आए और पुरानी क्यों थोड़े से पीछे हाशिए पर जाए। संकटपूर्ण स्थिति ये है कि हमारा दृष्टिकोण जो कारपोरेट क्षेत्र में जाने वाले जो प्रकाशन संस्थान हैं, हमारा उनका नज़रिया, उनका दृष्टिकोण सिर्फ एक बात पर होगा कि हम वही परोसेंगे जो बिकेगा। हम वो नहीं परोसेंगे जो हमें स्वास्थ्य वर्धन के नाम पर या मानसिक सेहत के नाम पर जो हमें परोसना चाहिए। अगर वहाँ उस कसौटी पर अगर कबीर खड़े नहीं उतरते तो हम कबीर को कुछ देर के लिए स्थगित भी कर सकते हैं। अगर प्रेमचंद स्थगित नहीं होते तो प्रेमचंद को भी स्थगित किया जा सकता है। जो नई पीढ़ी के लोग हैं, अब नई पीढ़ी के लोग क्या परोसेंगे इस बारे में कोई निश्चित अवधारणा नहीं है। सिर्फ एक ही अवधारणा है कि अब वो परोसा जाएगा जो बिकता होगा, जिसकी मांग होगी। अब मांग और पूंजी निवेश और मुनाफे की जो एक प्रकार से पूरी की पूरी जो प्रकृति है, ये आने वाले वक्त में सृजनशीलता को, क्रिएटिविटी को किस तरफ मोड़ देती है, ये कुछ कहना आज की दुनिया में संभव नहीं है। एक और मैंने आपसे कोई सूचना बांटी कि चीन जैसे लौह की दीवार वाले देश में भी भीतर तल घरों में जो बेसमेंट्स हैं उनमें गिटार बजाए जा रही हैं और गिटार पर स्वतंत्रता के, स्वाधीनता के, स्वाधीन विचारों के गीत गाए जा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ भी एक भीतर विरोध प्रकट हो रहा है। और एक तरफ ये है कि हम लोग सिर्फ बाज़ार की चिंता में इतने व्यस्त हैं कि हमें कुछ भी वह याद नहीं है, वे मूल्य धीरे धीरे सरकते हमारे हाथ से, रेत जैसे गिरती है तो रेत की तरह से वो गिरते हैं जीवन मूल्य, जिन मूल्यों के बिना ज़िंदगी चल नहीं सकती। आज भी जब हम काव्य की बात करते हैं तो हमें वाल्मीकि के साथ हमें जो प्राचीन जो हमारे जितने भी कवि हुए उन सब के उल्लेख के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये कहना गलत है कि आधुनिक जो है जो तत्व है, आधुनिक दर्शन कहीं भी प्राचीन दर्शन से कटा हुआ है। मित्रों, ये जो एक सृजनशीलता की धारा है, क्रिएटिविटी की धारा है, ये अनवरत बहती है और इस नदी के बहाव को कभी रोका नहीं जा सकता। ना किसी ने रोका, ना किसी चंगेज़ ने रोका, ना किसी हलाकू ने रोका, ना हिटलर रोक पाया, कोई भी रोक नहीं पाया। ये कहीं भी रुकते नहीं हैं, थमते नहीं हैं। सृजन की धारा को बहने दीजिए। जीवन एक बहती नदिया है, इसमें जितना कुछ होगा वो चलेगा। अगर आज आप फिल्मी भारतीय फिल्मों का इतिहास लिखते हैं तो आप शैलेंद्र को अगर वहाँ से काटना चाहें तो आप नहीं काट सकते। अगर आप साहिर को काटना चाहेंगे तो नहीं काट सकते। तो कुछ एक चीज़ें शाश्वत हैं जो हमारे शाश्वत जीवन मूल्यों का हिस्सा हैं, उनसे अलग रहकर हमारी सांस घुटेगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जीवन जहाँ है, जैसा है, उसको बयान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। चार्ली चैपलिन, उसकी कब्र से उसका शव चुरा लिया गया, 3 महीने तक पता नहीं चला शव कौन ले गया।
3 महीने बाद जब पता चला तो शव को फिर दफनाया गया। चार्ली चैपलिन जैसे व्यक्ति के विरुद्ध भी अपराध जगत के लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो हम क्या हैं। इसलिए हमें जब भी हम सृजन की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो हमेशा हमें रचनात्मकता, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, इन पहलुओं को ज़िंदगी में बनाए रखना चाहिए। जितना अंतर विरोधों से बचेंगे, जितना कंट्राडिक्शन से बचेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रभावी होकर हम जीवन को नए नए अर्थ दे पाएंगे। धन्यवाद।